इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तो कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रहते, कैसे हो बेटा? बढ़िया सर, आप सुनाइए। आप सुनाओ। बहुत बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। आप लोग बढ़िया हैं तो मैं भी ठीक हूँ। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, मुझे लग रहा है वो सबको क्लियर है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यस सर। कोई ऐसा है जिस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कुछ डाउट हो? कुछ तो होगा, ये कुछ भी डाउट नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मधुकर। अच्छा, एक बात बताओ, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सबको क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। सर। ऑक्सीडेशन मेथड सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया? यस यस सर। सर। चलो, आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करना है। एक हमें डिस्कस करना है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस और एक हमें डिस्कस करना है टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन कर्व जो रिडॉक्स का ही पार्ट है बेटा, लेकिन जनरली उसको कुछ टीचर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में कराते हैं, कुछ टीचर यहाँ कराते हैं। मैं आपको टाइट्रेशन कर्व यहाँ करा देता हूँ। 12th क्लास में आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टोमेट्रिक कर्व वहां करवा दिया जाएगा। क्लियर? टाइट्रेशन कर्व आप आज यहाँ कर लो और 12th में कर लेना आप कंडक्टोमेट्रिक कर्व। क्लियर? तो दो कर्व आपको पढ़नी है, टाइट्रेशन एंड दूसरी कंडक्टोमेट्रिक। टाइट्रेशन एंड कंडक्टोमेट्रिक। क्लियर है? अच्छा, अब यहां से मुझे एक बात ये बताओ जरा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल में टाइट्रेशन करवा दिया गया है? यस सर। गुड इवनिंग टाइट्रेशन सर। करवाया है आपको स्कूल में? यस सर। मैंने यस सर, करवा दिया। अच्छा, करवा चलो, दिया। अब मैं यहाँ कुछ मैं बता रहा हूँ और आप मुझे बताना आप लोगों को कुछ इससे अलग करवाया है या सेम करवाया है। टाइट्रेशन में जनरली आप लोगों को बेटा एक अननोन सॉल्ट दे दिया होगा, एक अननोन सोल्यूशन दे दिया होगा और उसकी स्ट्रेंथ निकलवाई होगी आपसे। यस सर। यस सर। इजान, यू वांट टू से समथिंग बेटा? कुछ कह रहे हो आप? अच्छा, दूसरी चीज, टाइट्रेशन के अंदर आप लोगों को कुछ पिपेट, ब्यूरेट, इनके बारे में बताया गया है बेटा? यस सर। यस सर। पिपेट क्या होता है जिससे हम सक करते हैं? ब्यूरेट क्या होता है जिससे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप मोहर सॉल्ट KMnO4 को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। यानी जो अननोन होता है वो डाला जाता है किसके अंदर? ब्यूरेट के अंदर। ब्यूरेट के और जो अंदर। नोन होता है वो जाता है आपका पिपेट के अंदर। पिपेट के अंदर। फिर इसमें हम बीच में एक कुछ कर्व, बीच में हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं इसमें। जैसे आपको आपको फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये दो यूज करवाए होंगे। यस सर। अच्छा, अब KMnO4 की जो टाइट्रेशन होती है उसमें हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते, कोई बताएगा मुझे? बिकॉज KMnO4 जो है बेटा वो एक सेल्फ इंडिकेटर है। ठीक है बेटा, देखो जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ या जो पहली बार सुन रहे हैं ये वर्ड, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर मतलब अगर पढ़ना आप चाह रहे हैं तो एनसीईआरटी की एक प्रैक्टिकल बुक आती है, ये आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी। टाइट्रेशन के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी वहां से ले सकते हैं, वरना जैसे कर्व आएगी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा टाइट्रेशन आज की क्लास के अंदर। चलो करें स्टार्ट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। आप लोगों को बेटा एक बात मुझे ये बता दो एक बार, आप लोगों को सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। यस सर। यस यस सर। आपको यस विजिबल? सर। चलिए, यस सर। यस सर। तो वेलकम है आप सबका लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम बात करेंगे इक्विवेलेंसी की और टाइट्रेशन कर्व की। तो जैसा कि मैं आप लोगों को आज बता दूं कि इक्विवेलेंस जो आज का बड़ा टॉपिक है वो डिस्कस करना है, टाइट्रेशन कर्व बहुत छोटा सा टॉपिक है, अपन डिस्कस कर लेंगे इसमें। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकैप करवा देता हूं बेटा, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड किया था। आप लोग मुझे बताएंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमने क्या किया था? किसको ध्यान में रखा था हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर? मतलब क्या बेस क्या है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का, बता पाओगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एन फैक्टर, अगर आपको याद हो तो।
एन फैक्टर, हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज किए जा रहे हैं उसके बारे में हमें बात बताता है एन फैक्टर। याद रहेगी बात। उसके बाद हमने इसमें दो चीजें बताई थी, अगर एसिड है तो H+ के लिए क्या यूज करते हैं बेटा हम, H+, यानी हाइड्रोजन के लिए H+ डालते हैं, और ऑक्सीजन के लिए H2O। और यही अगर आपको बेस दे दिया जाए तो हाइड्रोजन किससे बैलेंस करते हो, OH से, और ऑक्सीजन किससे बैलेंस करते हो, बाय एडिंग H2O। तो ये वो जानकारी है जो अपन ने लास्ट क्लास में ले ली थी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर। किसी को Yes, कोई sir. डाउट है बेटा इस पॉइंट के अंदर, वो एक बार डिस्कस कर लो, वरना मैं आगे चलता हूँ। No, sir. नो, No, sir. तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो जेई सेगमेंट में हमसे पूछे गए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जेई के अंदर। देखो पहला क्वेश्चन आपका 2024 का, आप लोग ट्राई कर पाओगे इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करो फिर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। एक बार ट्राई करो और फिर मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। डू इट फास्ट। आप लोगों के पास 2 मिनट है क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा सबका। Yes, चलो sir. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, और आप लोग चेक करिएगा। SO3। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको फॉर्मूले से करूं या डायरेक्ट मैथमेटिकल वाले से कर लूं। मैथमेटिकल वाले से कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। देखो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, जस्ट 1 मिनट। जस्ट गिव मी ओनली सिंगल सेकंड बेटा, यहाँ ना थोड़ा सा ये, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है, चेक करो एक बार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओपन नहीं हो रहा है, एक मिनट।
बेटा एक बार सेकंड ट्राई करो जब तक आप। अमर माइक बंद करना। सर स्क्रीन नॉट विजिबल। अमर एक मिनट, ये ना कुछ जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा इशू आ रहा है, 1 मिनट रुको आप। ओके सर। बेटा एक बार चेक करो, अभी विजिबल है आप लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, sir. एक बार ना मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, sir. हमने अभी रिकैप जो किया था वो यहाँ से हट गया है। रिकैप में हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड समझा था अभी, जिसमें हमने बात की थी एन फैक्टर के बारे में। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है SO3। अच्छा मुझे बताओ कि मैं इसको डायरेक्ट करूं या मतलब मैथमेटिकल कर दूं या स्ट्रक्चर से करना है? Direct. SO3 Direct. आ रहा है, सल्फर +6 में आ गया। H2SO3 कितना आ रहा है? +4 +4. +4। +4. SOCl2 +4. सल्फर का X +4. +4. अच्छा इसको बोलते हैं बेटा थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड, ये याद रखना, आपको ऑर्गेनिक में काम आएगा SOCl2। उसके बाद है SF4, कितना आ रहा है इसका भी? +6. +4। +4. उसके बाद है +4. बेरियम सल्फेट, अगेन इट इज +6. +6. +6। H2S2O7 +6। और याद है ये कंपाउंड हमने देखा भी था बेटा, ये पहले भी देखा रखा है ये Yes, कंपाउंड। sir. यस सर। इसको बोलते हैं ओलियम, याद है? और एक और पढ़ाया था मैंने आपको, मार्शल एसिड, याद है? Yes, यस sir. सर। चलो तो हमारा इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, टोटल कितने कंपाउंड है? 3 +4 वाले 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 3। किस किस को ये क्लियर नहीं है? सबको क्लियर है? अरे बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन ट्राई करें या हो गया आप लोगों से? चलो Sir, हो अगला गया। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप सबको ऑक्सीडाइजिंग पता है बेटा क्या होते हैं? ये हो गया यस सर। जब सोल्यूशन 1। इलेक्ट्रॉन Yes, sir. क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग? जब इलेक्ट्रॉन देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है जिसका रिडक्शन हो रहा हो, सीधी सी बात है, यस और नो? यस सर यानी जो गेन ऑफ Yes, Yes, sir. sir. इलेक्ट्रॉन कर रहा हो, सीधी सी बात इसका मतलब है जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा हो, यही तो मतलब हुआ उसका। चलो तो ए कंपाउंड देखते हैं। नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट है बेटा? -3 में। बी कंपाउंड में सल्फर किस में प्रेजेंट है? +6 में। सी में ब्रोमीन किस में प्रेजेंट है? +5 में। और डी में Mn किस में प्रेजेंट है? +7 में। ये बात किस किस को समझ नहीं आई? अच्छा देखो, मैं इसका डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, ताकि अगर क्वेश्चन अगली बार मान लो शिफ्ट भी हुआ या मर्ज हुआ तो आप लोग कर सकते हो ट्राई बेटा, कि किसी टाइप से अगर क्वेश्चन को मोल्ड भी कर दिया जाए। क्या सल्फर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है? बिल्कुल कर नो सकता सर है सर। +6 से +4 में भी आ सकता है, +2 में भी आ सकता है, तो ये हो सकता है। क्या ये +5 से +3 -1 तक जा सकता है? ये भी कर सकता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Yes, अच्छा क्या sir. Mn कर सकता है? क्या Mn कर सकता है? यस सर यस No, बिल्कुल sir. कर सकता है Mn भी। क्यों कर सकता है Mn? Mn भी कर सकता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पॉसिबल है। वाई? क्योंकि Mn +7 से +5 में, +2 में, +4, +3 में आ सकता है। लेकिन क्या नाइट्रोजन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर पाएगा? दिमाग लगाओ जरा।
पहले No, ऑलरेडी sir. उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, क्या ये और इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा? नो सर, ये नहीं कर पाएगा। No, sir. अगर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर पा रहा तो क्या बोलूंगा मैं? रिडक्शन डज नॉट टेक प्लेस। एग्री और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर रिडक्शन नहीं हो रहा इसका मतलब इट कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस किस को Oxidizing समझ नहीं आया? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, आगे एक और क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से देखो और फिर मुझे आंसर बताओ इसका क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन हो जाएगा या मुझे करना है बेटा? क्वेश्चन समझ आया आपको क्या कह रहा है? अच्छा, किस किस को 8th क्वेश्चन समझ नहीं आया पहले तो ये बताओ। नहीं आया समझ? चलो मैं समझाता हूं। देखो 8th क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, कह रहा है कि जो क्रोमियम ना 2 कंपाउंड बना रहा है। सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा अपन 8th वाला। क्रोमियम 2 कंपाउंड बना रहा है, एक बना रहा है क्रोमेट। क्रोमेट होता है बेटा CrO4 2 नेगेटिव, ये होता है क्रोमेट। और एक बना रहा है डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2 नेगेटिव, ये होता है डाइक्रोमेट। अब वो बोल रहा है कि इस कंपाउंड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट और इस कंपाउंड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस कितना है। अब आया क्वेश्चन समझ? 0. जल्दी से सॉल्व करके आंसर Yes, बता दो। 0, sir. 0. सबका 0 आ रहा है, Yes, sir. सबका 0 आ रहा है। कोई ऐसा जिसका अलग भी आ रहा Yes. हो? Sir, 0. सबका 0 आ रहा है बेटा। चलो देखें आंसर कितना आ रहा है। यहाँ ट्राई Yes, कर। sir. क्रोमियम का कितना आ रहा है निकल कर? यहाँ आ रहा होगा 6 + 6 और यहाँ भी +6। आंसर आ गया हमारा 0। सबको क्लियर है पहला क्वेश्चन? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ट्राई करो जरा जल्दी। अब ट्राई कर सकते हो, क्या कह रहा है? बेटा ट्राई कर सकते हो, क्या कह रहा है? No, sir. चलो नहीं कर पाओगे, मैं करूं? Yes, देखो sir. ध्यान से समझो, क्वेश्चन को समझो। जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे जब तक मजा नहीं आएगा। देखो सॉल्यूशन नंबर अपन चल रहे हैं 7, सॉल्यूशन नंबर 9 पर। कह रहा है कि मैंगनीज हैज मैंगनीज 6, पहले तो यहां पढ़ो मैंगनीज 6 यानी कंपाउंड कुछ ऐसे बन रहा होगा MnO4 2 नेगेटिव। अब क्वेश्चन आता है सर कभी आप MnO4 नेगेटिव लिखते हो कभी 2 नेगेटिव लिखते हो, हमें कैसे पता लगेगा? तो यहाँ मैंगनीज को देख लो किस में आ रहा है। मैंगनीज 6 में आ रहा है, तो आपका ये मैंगनीज क्या है यहाँ पर 6 में आएगा? निकाल दो ऑक्सीडेशन Yes. स्टेट, आंसर 6 में आ जाएगा। तो ये हो गया मैंगनीज 6। अब कह रहा है हैज अ एबिलिटी टू डिसप्रपोर्शनेट इन एसिडिक सोल्यूशन। अगर मैं इसको एसिड के साथ रिएक्ट करा दूं यानी कि H+ के साथ, तो यहां से मुझे 2 कंपाउंड मिलते हैं बेटा। एक मिलता है MnO4 नेगेटिव और एक मिलता है MnO2। ये 2 कंपाउंड मिलते हैं। अब वो कह रहा है कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस कितना आएगा, बस वो बता दो। तो देखो यहाँ Mn कितने में आ रहा है? 7. +7। यहाँ कितने में आ रहा है Mn? 4. +4। तो डिफरेंस निकाल दो कितना आ गया। 3. आंसर आ गया हमारा 3। किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन एक तो बार ट्राई difference करो। किस-किस होता में है तो अच्छी निकाला? बात है, नहीं तो मैं करता हूँ। क्या बेटा? तो डिफरेंस किस किस के बीच में निकाला? डिफरेंस निकाला है बेटा हमने प्रोडक्ट का।
चलो अगला क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करो और आंसर बता दो क्या आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो कर पाओगे या मैं करूं? नहीं सर। देखो कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। बेटा पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4 KMnO4। अब मुझे बताओ KMnO4 आयन क्या बनाएगा? ये आयन अगर मैं आपसे पूछता हूं तो क्या आप ये बता सकते हो इसका आयन यही बनेगा? देखो जरा एक बार चेक करो। और एसिडिक मीडियम क्या कह रहा है, बेसिक है एसिडिक है? सब बेसिक। बेसिक मीडियम में पूछ रहा है वो। तो बेसिक मीडियम में जो MnO4 नेगेटिव है, जो MnO4 नेगेटिव है वो बेसिक मीडियम में याद रखिएगा क्या बनता है हमेशा? MnO2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं मैं आपको। मैंगनेट बेसिक मीडियम में MnO2 बनाता है, एसिडिक मीडियम में बनाता है बेटा ये Mn2+। याद रहेगी बात? अरे बोलो यार, याद रहेगी बात? क्या बनेगा? +2। बेसिक में क्या बनेगा? MnO2। किस किस को बात समझ नहीं आई? आ गई सर। चलो अब वो बेसिक मीडियम में Mn का आंसर पूछ रहा है, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। MnO2 बना रहा है बेसिक में, तो कितना आ रहा है? +4। तो यहाँ लगा दो +4। +4 आ गया आंसर, खत्म आंसर। yes, चलो अगला ट्राई करोगे या मैं करूं? अगला ट्राई करोगे या मैं करूं? करेंगे चलो एक बार ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं करता हूँ। yes, sir. चलो ट्राई करो जल्दी एक बार, होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं करता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो देखो आप लोगों को जो डाउट आ रहा होगा ना, रिएक्शन लिखने में आ रहा होगा, मुझे इतना तो पक्का यकीन है आपके ऊपर, है कि नहीं है भाई? चलो आ जाओ इधर। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर कौन सा है बेटा? ये हमारा 10 हो गया। 11 पे आते हैं। देखो के कह रहा है KiO4। अगर मैं इसको आयन हटा दूं तो ये क्या बनेगा? IO4 नेगेटिव लिख सकता हूं उसको मैं? यस सर। अच्छा, इसको रिएक्ट करवा दो परऑक्साइड के साथ, H2O2 के साथ, तो ये क्या बना रहा है? ये O2 बाहर निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है लिबरेशन ऑफ O2। देखो ये देखो लिबरेशन ऑफ O2। और यहां से बनता है बेटा ये रिएक्शन, मैंने आपको नोट्स चेक करना लिखवाई भी थी, एक रिएक्शन जहां आयोडेट आयन बना था, याद है? yes, sir. अच्छा जी, अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो निकाल लो। कह रहा था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन KiO4 चेंजेस टू। बात समझ आ रही है? अब यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा था बेटा आयोडीन का? निकाल लो। +7 KiO4 तो पोटेशियम का +1 + x -8 = 0। तो x कितना आ गया? +7 यहाँ देखो IO3 नेगेटिव में कितना आ रहा है? x +3 - 2 = -1। तो x कितना आ गया? -1 + 6। तो x आ गया हमारा +5। कोई डाउट? हाँ जी। अब वो चेंज पूछ रहा है कि यहां से यहां तक कितना चेंज हुआ, जल्दी बताओ आंसर। -2 कितना चेंज आया? आंसर आ गया हमारा चेंजेस टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन चेंजेस टू। अब देखो यहाँ कई बच्चे गलती करेंगे, कई बच्चे इसका आंसर 2 लिख देंगे, और 2 लिखते ही उनका आंसर गलत हो जाएगा बेटा, ये रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है उसका आंसर सुनो। स्टेटमेंट लास्ट वाली लाइन, कोई एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करो और लास्ट वाली लाइन रीड कर सकते हो बेटा? लास्ट वाली लाइन रीड कर सकते हो, क्या लिखा हुआ है?
The ये वाली लाइन, oxidation The oxidation वो number. एक बच्चा बस। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ The आयोडीन oxidation state of iodine in KiO4 changes. KiO4 चेंजेस टू, यानी कि KiO4 में कितनी थी +7 और वो किस में चेंज हो गई? +5. तो इसका Five. इनका आंसर क्या हो Plus जाएगा? +5। +5। अगर वो डिफरेंस पूछता तो 2 आ जाता, चेंज पूछ रहा है तो +5 हो गया। कोई डाउट? नो सर। मजा आ रहा है क्वेश्चंस में? ये बताओ पहले। Yes, sir. यस सर। yes sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। 2020 का बैलेंसिंग का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जरा ध्यान से करिएगा, जरा ध्यान से करिएगा। और यहां दिया हुआ है हमें H+। चलो ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को और देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। तो H पॉजिटिव क्या दिया इसमें? क्या बेटा? ये एरो के ऊपर H+ आयन। ये H+ का मतलब देखो, यहां मैंने आपको बताया भी था कि अगर रिएक्शन में नहीं दिया हुआ तो आप रिएक्शन को देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं बीच में कुछ गिवन हो। चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ और फिर हम आगे चलते हैं। अब आधे से ज्यादा बच्चों को तो ये लिखना ही नहीं आ रहा होगा कि लिखेंगे कैसे सर इसको, है कि नहीं है भाई? सर आ रहा है। अच्छा, कितने बच्चों को लिखना आता है रिएक्शन को? देखो चलो मैं लिखूं यहाँ पर या लिख लोगे? लिख लिया सर अब। चलो बहुत बढ़िया, जिसने लिख लिया अच्छी बात है, वरना मैं सॉल्व करूंगा बेटा। जिसका नहीं हुआ उसको 2 मिनट का टाइम है, रेस्ट करो। जो कर रहे हैं बच्चे उनको करने देते हैं। टेक द टाइम ऑफ ओनली 2 मिनट्स एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम्स अप हो गया। यस सर। डन बेटा, चलो Yes, ट्राई sir. करें। आ जाओ इधर, देखो डाइक्रोमेट सबको पता हो जाना चाहिए। डाइक्रोमेट का मतलब हो गया सर Cr2O7 2 नेगेटिव, नेगेटिव। और ये रिएक्ट कर रहा है फेरस। तो देखो फेरस आप सबको पता है ना, फेरस होता है बेटा 2+ टू गिव क्रोमियम आयोन, क्रोमियम यानी Cr+3, और फेरिक आयोन, फेरिक का मतलब होता है Fe+3। चलो अब जल्दी से इसको, अच्छा ये क्वेश्चन तो देखो कुछ करा कराया लग रहा है ना, क्या कर दें, क्या लगा दें Fe के आगे? पूरा सॉल्व करूं या कर लोगे? अरे बोलो यार। कर दो। करा दो सर। सर करवा दो। Fe2+ जा रहा है बेटा Fe3+ के अंदर, तो यहां मैं एक इलेक्ट्रॉन लगा देता हूं, हो गया बैलेंस। और दूसरी रिएक्शन है मेरी Cr2O7 2 नेगेटिव, ये जा रहा है Cr+3 के अंदर, तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 7H2O लगा दो। तो यहाँ क्या कर दोगे आप? 14H+ कर दोगे आप। तो यहाँ चार्ज देख लो कितना हो गया, +12, और यहाँ +6, तो यहाँ क्या कर दो? +6 इलेक्ट्रॉन। अब ये है इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 6 से, प्लस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से। किस किस को ऑपरेशन समझ नहीं आया बेटा प्लीज जल्दी बताओ। आगे सर. आगे अच्छा, ये सर। 6 से क्यों किया याद है ना? इलेक्ट्रॉन्स sir. को बैलेंस करने के लिए। तो पहली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मैं ऐसे कर दूं,
यहाँ लगा दो Fe2+ तो ये हो जाएगा 6, और इसको कितने से करना है हमें मल्टीप्लाई 1 से, तो ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस गिव राइज टू 6 Fe3 प्लस 2 Cr3 प्लस 7H2। देखो ये आंसर आ रहा होगा आप लोगों का, चार्ज देख लो कितना आ रहा है, इधर +24 और इधर भी +24, तो ये हमारा आंसर आ गया। यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। बहुत सर। बढ़िया। अब आते हैं बेटा अपने टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था हमारा, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका आंसर क्या था हमारा? 3 4 4 सर 3 पहले वाले का 3 था और दूसरे वाले का n-3 था। चलिए क्लास, तो आज की क्लास में अब हम बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट की। पहले मुझे ये बताओ यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको n फैक्टर समझ नहीं आया? देखो n फैक्टर का सीधा सा मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। मान लीजिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और क्लास में जैसे मान लो सामने रोहित है, रोहित ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो आप बता सकते हो मेरे और रोहित के बीच में जो n फैक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 दैट इज 2। इसका मतलब जो मैं गेन कर रहा, जो मैं लॉस कर रहा हूं वो रोहित गेन कर रहा है, तो यानी आइदर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम दे देते हैं? n फैक्टर। अच्छा एक बात बताओ, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और रोहित को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैंने 2 लूज करे हैं, रोहित को 3 चाहिए, तो क्या करना? तो हमारा n फैक्टर कितना हो जाएगा? 6 6। कैसे निकाला रोहित? सर कहते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करके भाई दोनों नंबर इक्वेशन ऑफ को बैलेंस इलेक्ट्रॉन सर बराबर होने चाहिए, मुझे 3 चाहिए, आप 2 दे रहे हो, तो आपके 2 मोल ले लिए और अपने आप को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो अब इक्विवेलेंट वेट की देखो कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं बनी, सिर्फ इक्विवेलेंट वेट का एक फॉर्मूला होता है बेटा। इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। जल्दी से ये फॉर्मूला उतार लो एक बार आप लोग, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। कितने बच्चों को मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता? कोई ऐसा है हमारे बीच में हो तो बेटा अभी बता दो, जिसको मॉलिक्यूलर वेट ना पता हो, कैसे निकालते हैं, क्या होता है? सर एक बार बता दो। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? आ जाओ देख लो भाई एक बार इधर। नहीं नहीं अच्छी बात है यार, देखो जिसको नहीं पता वो अच्छी बात है बेटा, ओपनली डाउट पूछो अपने आप लोग। जैसे मान लो हमने लिखा H2O, तो यहाँ पर आपको पता है हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और एक पर चार्ज होता है +1 का, प्लस। ऑक्सीजन कितनी है बेटा? 1, और मोलर मास कितना है इसका? 16। तो यहां हम लेते हैं इनके मोलर मास, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो हम इनकी वैलेंसी ले लेते हैं। ये क्या है? इनके मोलर मास। तो कितना हो जाएगा? तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 18। जल्दी बताओ, बात समझ आई नहीं आई? 18U। यस सर। चलो नहीं आई, और देखते हैं। NaOH कैसे निकालेंगे? Na का कितना? 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। कितना हो गया बेटा टोटल? 40। आंसर आ गया। आया निकालना? किस तरीके से निकालते हैं अपन n फैक्टर? यस सर। यस सर। डाउट? नो सर। पूछ लो है तो यार। चलो ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आप सबको क्लियर है। अब इक्विवेलेंट वेट में हम n फैक्टर डिफाइन करते हैं बेटा 3 चीजों के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए। तीनों के फैक्टर हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। पहले ये जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। सर नीचे का पॉइंट एक्सप्लेन कर दो।
कौन सा बेटा? Equivalent mass is मेरा pure number. इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस में हैव डिफरेंट वैल्यू अंडर डिफरेंट कंडीशन। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मुझे MnO4 नेगेटिव का निकालना है। देखो इक्विवेलेंट वेट पे आप रोहित अभी इस पॉइंट को छोड़ दो, पहले मैं पूरा इक्विवेलेंट वेट खत्म कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। पहले इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लेना कि सर से पूछना है अपने को। मैं इसको करता हूँ एक्सप्लेन, पहले पूरा पॉइंट खत्म कर देता हूँ, है ना एक बार। Okay, sir. चलो ये उतार लिया। Yes, sir. चलो अगला पॉइंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मान लो अगर मुझे एन फैक्टर निकालना हो तो मैं निकालूंगा कैसे? अगर मुझे एन फैक्टर किसी एलिमेंट का निकालना है तो उसका एन फैक्टर होता है बेटा उसकी वैलेंसी के बराबर। जैसे एग्जांपल, अगर मुझे सोडियम का एन फैक्टर निकालना है Na पॉजिटिव का, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अच्छा, मैग्नीशियम का एन फैक्टर कितना होगा? 2 इसका एन फैक्टर हो जाएगा सर 2। एल्यूमिनियम का एन फैक्टर कितना होगा? 3 3। तो एलिमेंट के लिए एन फैक्टर का मतलब होता है कि कितने वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, या सिंपल बात में उसकी वैलेंसी। अब बात करते हैं एसिड के लिए। एसिड के लिए हम कैसे देखते हैं? तो देखो एसिड के लिए हम देखते हैं बेटा नंबर ऑफ H+ आयन डिसोसिएटेड। नंबर ऑफ H+ आयन डिसोसिएटेड क्या मतलब है इसका? कि कितने H+ आयन बाहर निकल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एन फैक्टर ऑफ अ एसिड सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल देखो यहां दिया हुआ है HCl, किसमें तोड़ोगे इसको? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? जल्दी बताओ कितने H+ निकल रहे हैं? 1। अच्छा, H2SO4 का एन फैक्टर? 2 H3PO4 का एन फैक्टर? 3. H3PO3 का 2। अभी देखो यहाँ डाउट होगा आपको, सर H3PO3 H3PO4 कैसे निकाल पा रहे हो आप? तो इनके स्ट्रक्चर बेटा ऐसे याद रखना, ये होता है हमारा H3PO4। तो यहाँ देखो कितने H+ निकल सकते हैं? 3। अच्छा, ये होता है H3PO3, P डबल बॉन्ड OH OH और H। इसके लिए एन फैक्टर बेटा 2 होता है और इसके लिए एन फैक्टर 3 होता है। ऐसा क्यों? क्या ये वाला H+ निकल पाएगा बाहर? जल्दी बताओ, क्या ये वाला H+ बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। अगर ये वाला बाहर निकल गया बेटा H+, तो फास्फोरस की तो वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो जाएगी। अच्छा, क्या Yes, ये वाला sir. H+ जा सकता है? देखो जो ऑक्सीजन के साइड में लगा हुआ है, देखो जरा ये Yes, sir. वाला। सर ये जा सकता है। Yes, sir. क्या ये वाला H+ जा पाएगा? ये वाला ये जा सकता है। Yes, sir. अच्छा, ये वाला Yes. ये भी जा सकता है। तो जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वही उसके एन फैक्टर बनते हैं। किस केस में? एसिड के केस में। कोई डाउट? सर ऑक्सीजन की बैलेंस पूरी No, नहीं होगी फिर तो। बेटा ऑक्सीजन पे कोई नहीं, वो तो -1 चार्ज आ जाएगा ना। ऑक्सीजन तो साइड एलिमेंट है, हमें तो सेंट्रल की वैलेंसी पूरी करनी है। क्लियर? अजय डाउट है बेटा Yes. कोई आपको? अजय पनवर। चलो चलें आगे। अब अगला फैक्टर आता है देखो बेस के लिए। बेस के लिए हमने एसिड के लिए किसको हमने प्रायोरिटी दी बेटा? एसिड के लिए H positive. H+ को। तो बेस के लिए किसको प्रायोरिटी दोगे? OH minus. OH नेगेटिव। यानी कि अब देखो पहला एग्जांपल आप लोगों के सामने है। NaOH के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1. NaOH के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। भाई एक ही OH तो निकलेगा। BaOH का होल ट्वाइस, इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। AlOH का होल थ्राइस, इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। तो नंबर ऑफ OH आयन लिबरेटेड वो बेसिसिटी हो जाएगी, या फिर हम कहें कि बेस के लिए एन फैक्टर इस तरीके से निकलेगा। कोई डाउट? नो सर। अब बात करते हैं एक बार sir. सॉल्ट को जरा No, sir. समझ लो, क्योंकि सॉल्ट थोड़ा सा दिक्कत करता है। मैंने एग्जांपल लिया NaCl, किसमें तोड़ोगे इसको? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सोडियम क्या कर रहा होगा यहाँ पर? दिमाग लगाओ, सोडियम यहाँ क्या कर रहा होगा? दिमाग लगाओ, सोचो जरा, दिमाग के थोड़े से घोड़े दौड़ाओ।
क्या कर रहा होगा सोडियम? सोडियम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन No, लूज sir. कर रहा होगा, एग्री और नॉट? इलेक्ट्रॉन दे रहा। अपना एक कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा होगा? क्लोरीन गेन गेन ऑफ कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन। गेन क्या कर कर रहा है electron। एक गेन कर रहा होगा। टोटल लेन देन कितने का चल रहा है? सर गेन एक एक। तो एन फैक्टर कितना एक हो गया इसका? इलेक्ट्रॉन 1. 1. बताओ, ये बात समझ आई? यस सर। Yes, कोई sir. डाउट? तो कोई डाउट है तो बता दो यार। No, sir. सारे क्लियर। चले आगे। सॉल्ट का और भी यस सर और ये Yes, यार सारे sir. clear है, सब बता रहा है। चलो, अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कॉन्सेप्ट बेसिकली चल क्या रहा है। पहले एक बार इसको उतार लो बेटा, फिर आगे चलते हैं अपन। सर सॉल्ट वाला एक बार फिर से रिपीट कर दो। सर सॉल्ट का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ H प्लस आयोन, या मैं बात करूं टोटल चार्ज कैटायन पे कितना है और एनायन पे कितना है। सर सॉल्ट के एग्जांपल और भी करवा देते हैं। सॉल्ट के और देखो एग्जांपल, ये हटा दो। और देखो एग्जांपल सॉल्ट के। मान लो आपसे पूछा जाए AgNO3 किसमें टूटेगा? जल्दी बोलो। Ag पॉजिटिव, पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। एन फैक्टर कितना हो गया? 1 एन फैक्टर हो गया इसका 1। 1. एन सर, फैक्टर आपने हो 2 जाएगा की बेटा इसका नहीं, एन फैक्टर 1। मान लो और देखो इसके एग्जांपल सॉल्ट के, इसको तोड़ दो। CaCl2 किसमें टूटेगा? Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव। कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे? 2 2. N factor 2. क्लोरीन ने कितने लिए? 2 2. बता, तो एन फैक्टर 2 हो गया। अभी भी कोई डाउट है तो पूछो। और देखो जरा, HNO3 बोलो जल्दी। H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, कितने H प्लस दे रहा है? और 1 Number of 1 एक। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? 1 1 हो जाएगा। चले आगे। Yes, sir. यस सर। यस सर डाउट? नो सर अब कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं एक बार। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जल्दी से एक बार ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ। या एक मैं करके दिखाऊं पहले? चलो एक Sir. एक एग्जांपल मैं करता हूं सर हम कर रहे हैं। बेटा। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो मोलर मास इसका 98 आता है, एन फैक्टर हो गया 2, यानी इक्विवेलेंट वेट आ गया इसका 49। चलो और देखो सर, और देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2, जल्दी बताओ कितना आएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2 कितना आएगा? ट्राई कर पाओगे? अरे बोलो Sir, यार। 55.5. 55.5 सबका यही आ रहा है। 56 देखो कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलर मास बाय 2 लिख दूं, एन फैक्टर 2 हो जाएगा इसका। 55 और यस मोलर सर। मास निकाल लो। मोलर मास आ रहा है बेटा कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 2 इंटू 1 का होता है 35.5। तो 40 प्लस 71 कितना आ गया? 111। ये लगा दो 111/2 यानी इक्वल्स टू 55 पॉइंट। 55.5 ये इसका आंसर आ गया। कोई डाउट? No, sir. नो सर मजा नहीं आ रहा है सर? और करके दिखाओ। एग्जाम्पल 3 और आओ, लो निकालो। NaOH का इक्विवेलेंट वेट बताओ जल्दी क्या आ रहा है। और देखो एग्जाम्पल नंबर 4 HCl का इक्विवेलेंट वेट बताओ क्या आ रहा है। सॉल्व इट फास्ट।
निकाल पाओगे? मैं करूं? NaOH का 40। वेल डन। NaOH का आंसर 40 आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है। अगला HCl का 36.5। 36.5। 36.5 बिल्कुल सही है इक्विवेलेंट वेट। कोई डाउट? नो सर। नो सर। और करते हैं ये लोग, और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। मुझे बताओ AgCl का बताओ, और एक बताओ मुझे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। जल्दी से बता दो इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है। सर 143 AgCl का सर। कितना आ रहा है बेटा? 143। 143। ओके, अगला। चलो निकाले। इसका आ रहा होगा आपका 26। 108 प्लस 35.5 कितना आ गया बताइए? 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 3 और 143 140.5 बाई 143। आएगा इसका, यस तो सर। इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 143.5। 5 AlOH का उल्टा निकाल दो। एल्यूमिनियम का 27, 26। ऑक्सीजन का 16 3 48, 3 8 11 18 का 8 हासिल लगा 1 4 5 4 1 7 78, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट आ रहा होगा बेटा 78/3। यस सर। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं आई? यस सर। 26। एक ही बच्चा पढ़ रहा है बेटा क्लास में बस। 26 सर। ये 78 कहाँ से आया, पता लग गया? यस यस सर। सर। यस सर। चले आगे। यस सर। अगला एक टॉपिक आता है बेटा जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। पहले तो मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से स्टार्ट करने से पहले आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कितने बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब पता है? यस सर। यस सर। सर। क्या होता है Sir, बताओ यार। in chemical Low equation, mass mass cannot chemically exist equivalent. or nor be destroyed. अच्छा, मास नाइदर बी क्रिएटेड not नॉर बी destroyed. डिस्ट्रॉयड। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। अच्छा, मैं बताता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। एग्री और नॉट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी का नाइदर भी created nor एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब ऐसे ही एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बनाया गया बेटा, पढ़ते हैं पहले क्या है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या है देखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट combined with one equivalent of other in a chemical reaction, their milli equivalent of reactant is equal to the milli equivalent of product। क्या कहा क्या नहीं कहा समझ नहीं आया, समझते हैं एक बार ढंग से। देखो, रिएक्शन कह रही है कि मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी A प्लस बी। अच्छा, आप लोगों को समझ आया ये कहानी क्या लिखी है? नो सर। नहीं आया? No sir. चलो आ जाओ। सर। 2 रिएक्टेंट्स है बेटा A और B, जिनको मिला के बन रहा है C और D। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D।
इसका मतलब ये है कि भैया जितना ए कंज्यूम्ड होगा उतने ही ग्राम इक्विवेलेंस में बी भी कंज्यूम्ड होगा। बात समझ आ रही है? सेम Yes, कंडीशन sir. में। मैं यहाँ पर एक Sir. पॉइंट भूल गया रोहित का एक्सप्लेन करना। रोहित का एक पॉइंट था सर, इस लाइन का मतलब समझा दो एक बार। ये लास्ट वाली लाइन जो है रोहित, अब आपको एन फैक्टर निकालना आ गया बेटा? Yes, sir. रोहित जरा एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर, जरा एक बार देखना जरा। MnO4 नेगेटिव एक बार बेसिक मीडियम में है और एक बार एसिडिक मीडियम में है। तो यहाँ पर आप सबको पता है Mn2+ बनता है और यहाँ पर MnO2 बनता है। देखना बेटा सेम कंपाउंड है हमारे पास MnO4, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। क्या इस X और Y कंडीशन में इसका इक्विवेलेंट वेट बराबर आएगा या अलग अलग आएगा? सर बराबर। अलग Equal अलग आएगा। आएगा, क्योंकि दोनों के नहीं। एन फैक्टर अलग अलग Yes, है। sir. भाई दोनों के एन फैक्टर अलग अलग है। X में +2 है एन फैक्टर, जबकि Y में कितना है +4। Yes. तो क्या एन फैक्टर अलग होने से मास ये इक्विवेलेंट वेट बदलेगा? हाँ। बिल्कुल Yes, बदलेगा। sir. तो इस लाइन का ये है बेटा मतलब, समझ आया? Yes, sir. sir. रोहित क्लियर डाउट? Yes, sir. चलो मेरे दिमाग से स्किप हो गया था यार। चलो अब आधे से ज्यादा बच्चों को डाउट आ रहा होगा सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। तो इस टॉपिक को बेटा मैं यहाँ पर अभी जरा एक बार पॉज करता हूँ और मैं एक बार ग्राम इक्विवेलेंट आपको समझा देता हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की कमी ये है कि पहले लॉ बताना पड़ता है, बाद में ग्राम इक्विवेलेंट आता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मैं आप लोगों को एक बार नॉर्मेलिटी की तरफ लेके चलता हूँ। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको नॉर्मेलिटी पता है क्या होती है? Yes, sir. क्या होती है नॉर्मेलिटी? Number क्या of होती है gram. नॉर्मेलिटी? Number of gram per liter. नंबर ऑफ ग्राम पर लीटर नहीं, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ Gram equivalent. ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ Volume of सॉल्यूशन। solution. Volume. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेते हैं हम? लीटर में Liter. लेते हैं। लेकिन इतनी बात यहाँ पर समझ नहीं आएगी हमें। क्यों नहीं आएगी सर? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता हमें। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अब याद रखिएगा बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन वेट। गिवन वेट, ये वेट कौन सा है? गिवन, जो हम मोलर मास में लेते हैं, याद है? गिवन वेट Yes, sir. अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। और अब पता है यहां भी प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि हमें इक्विवेलेंट वेट का मतलब नहीं पता। किसी को पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? अरे बोलो यार। No, sir. No, sir. इक्विवेलेंट वेट No, नहीं, इक्विवेलेंट वेट नहीं पता? नो सर। अरे अभी तो पढ़ाया है इक्विवेलेंट वेट बेटा, Molar weight upon n factor. अभी तो पढ़ाया है इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? Molar weight upon मोलर मास मोलर मोलर मास मोलर वेट अपॉन फैक्टर। बाय एन फैक्टर। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल पाएंगे? जल्दी बताओ। अरे बोलो यार। No, sir. निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल पाओगे? निकालेंगे सर। निकाल लेंगे। सर निकाल लेंगे। अच्छा इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या पता होना चाहिए आपको? जल्दी बताना जरा एक बार। एन फैक्टर और मोलर। अच्छा एन फैक्टर अगर नहीं है पता तो नहीं निकाल पाओगे? निकालेंगे सर। अगर एन फैक्टर आपको नहीं है, मान लो गिवन नहीं है एन फैक्टर, तो क्या आप निकाल नहीं पाओगे विदाउट एन फैक्टर? सर निकाल लेंगे। और बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। अगर एसिड दे रखा है तो H+ से निकाल लेंगे, और अगर बेस दे रहा है तो OH से निकाल लेंगे अपन। चलो Yes, इतनी sir. बात समझ आई आपको? ये दो फॉर्मूले क्लियर है? Yes, sir. सर तो मैं इसको थोड़ा सा और ड्राइव कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इक्विवेलेंट वेट भी मैं यहाँ दोबारा समझा देता हूँ। इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा मोलर मास बाय में एन फैक्टर। चलो अब इन फॉर्मूलेस को ना अपर पुट करते रहते हैं एक बार।
इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बनेगा। क्या मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को, देखना जरा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ऐसे लिख सकता हूं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एन फैक्टर? जल्दी Yes, बताओ। sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यहीं रुक जाओ। अब इस फॉर्मूले को देखो। क्या मैं नॉर्मेलिटी को ऐसे लिख सकता हूं, गिवन वेट बाय मोलर वेट इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर? Yes, जल्दी sir. बताओ। तो देखो एक नया Yes, फॉर्मूला sir. मेरे पास निकल के आया सामने, जरा ध्यान से देखना। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूं, गिवन मास बाय मोलर मास, क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स Sir. बाय वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। और यहां से देखो एक नया फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। क्या हो गया बेटा ये? क्या ये मोलैरिटी नहीं हो गई? सर ये m इंटू एन फैक्टर क्या है? बेटा ये वाला जो एन फैक्टर है ये डाउन में जाएगा, यानी नीचे जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कुछ ऐसे फॉर्मूला बन गया ना, ए अपॉन बी अपॉन सी बाय डी वाला। नीचे आपने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है, उसमें भी ऊपर जाएगा वो। कहाँ बेटा? यहां पर ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला। या इसको ऐसे लिख लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसको ऐसे लिख लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, फाइनल फॉर्मूले में हम इसको ऊपर कर देंगे। तो देखो एक मेरे पास नया रिलेशन निकल के आ गया। रिलेशन क्या निकल के आ गया बेटा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं है? Yes, sir. हाँ, जल्दी Yes, से sir. फॉर्मूले उतार लो। ये फॉर्मूले का बेटा डेरिवेशन है छोटा सा, जो यहाँ मतलब इसी तरीके से समझाया जा सकता था। तो एक बार ये उतार लो, फिर अपन आगे चलते हैं। कोई डाउट? No, sir. no, sir. चलो उतार लिया, चले आगे। Yes, sir. चलिए बेटा ये उतार लिया, ये वाला। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं Yes, अपने इस sir. वाले फॉर्मूले को जो मैंने पॉज किया था ना, मैं इसको दोबारा से रीओपन कर रहा हूँ, इस वाले फॉर्मूले को। अब इसको लेके मैं इधर आ रहा हूँ, नीचे देखना। हमारी इक्वेशन थी a प्लस बी गिव राइज टू c प्लस डी। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ b? भाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो यही कहता है। Yes, जैसे sir. मोलैरिटी इक्वेशन थी m1v1 इक्वल्स टू m2v2। अब ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? क्या मैं ग्राम इक्विवेलेंट को ऐसे लिख सकता हूं, n इंटू वी? आराम से चेक करना और फिर बताना। सर ये समझ नहीं आया, कहां से आ गया, है ना? Yeah. आओ इधर देखो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई कर देना है वॉल्यूम से। अरे बोलो Yes, यार। sir. Yes, sir. अच्छा, क्या मैं Yes, इसको sir. ऐसे लिख दूं, NaVa इज इक्वल्स टू NbVb? And VV. Yes, sir. ये किसको समझ नहीं आया? सर आ गया। बेटा मुझे यहाँ आ एक गया, बच्चे का sir. आंसर नहीं चाहिए, क्लास किसी एक के लिए नहीं है। Yes, क्लास sir. सबको Yes, समझ सर आ आ गया? गया। Yes, sir. अब इसी अच्छा। फॉर्मूले को मैं बदल रहा हूं, और मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मोलैरिटी ऑफ ए इंटू एन फैक्टर ऑफ ए इंटू बी ए इक्वल्स टू मोलैरिटी ऑफ बी इंटू एन फैक्टर ऑफ बी इक्वल्स टू वी बी। जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes.
ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? Yes, sir. ये कहाँ से आ गया सर? ये मैंने चेंज कर दिया, देखो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर है, तो यहाँ मैंने वो फॉर्मूला पुट कर दिया। किसी को कोई Yes, डाउट sir. है? No, sir. सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? इट्स गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स सर। नहीं बेटा, मैं कॉम्प्लेक्स में नहीं जाने दूंगा। अब मैं ये एडवांस तक पहुंचता है पूरा टॉपिक ग्राम इक्विवेलेंट वाला, तो इसको एडवांस तक नहीं लेके जाना है, बस आप अपने दिमाग में ये फॉर्मूला रख लो बस आप। अब यहाँ पर कई बच्चों को डाउट ये होगा कि सर इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, किस लेवल पर आएंगे। तो देखो इसके ज्यादातर चांसेस हैं बेटा ग्राम इक्विवेलेंसी के टॉपिक आने के एडवांस टॉपिक पर, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर क्वेश्चन आए तो आपके इस दो इक्वेशनों से काम बन जाएगा, NAVA इक्वल्स टू NBVB, BBB. बस इन दो इक्वेशनों से काम बन जाएगा आपका। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसको उतार लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Everyone done this? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, कोई डाउट यहाँ तक है तो पूछो, फिर आगे चलते हैं। No, sir. No, sir. यस, किसी का आवाज आ रही है बेटा, किसी की? नितिन कुछ कह रहे हो बेटा? नो सर। चलो, मुस्कान कोई डाउट है बेटा? मुस्कान? नो सर। चलो, अब अगला पॉइंट आता है हमारा टाइट्रेशन। अब क्वेश्चन मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बताने वाला टाइट्रेशन पे, पहले मैं एक बार मेथड समझा देता हूँ आप लोगों को, फिर आएंगे इसके कुछ कर्व्स पर। आप सबको पता है टाइट्रेशन एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. Yes, sir. Yes, sir. न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है बेटा? या तो हम एसिड में बेस डाल देंगे या बेस में एसिड डाल देंगे। भाई ऐसी तो होता है न्यूट्रल टाइट्रेशन के अंदर। Yes, sir. आप लोगों ने मैं एग्जांपल बताता हूँ, आप लोगों ने देखी होगी ना HCl वर्सेस NaOH, Yes, sir. Yes, सुना sir. होगा। Yes, या आपने sir. देखी होगी एसिटिक एसिड वर्सेस एसीटेट, CH3COOH वर्सेस NaOH। ये आप लोगों ने टाइट्रेशन देखी है। या आप लोगों ने देखी होगी मोर सॉल्ट वर्सेस KMnO4। सबसे Yes, ज्यादा sir. फेमस है थर्ड वाली। आप लोगों ने इन तीनों में से स्कूल में जो करी होंगी वो फर्स्ट और थर्ड करी होगी आप लोगों ने स्कूल में। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. सब कुछ भूल जाओ, क्या पढ़ा है मेरे साथ आ जाओ। मुझे बस ये बताओ कि हमारे पास एसिड कितने टाइप के हो सकते हैं? वीक और Cool के sir. एसिड दो टाइप के हो सकते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो Strong and सकता है weak. Weak या acid. वीक एसिड हो सकता है। अच्छा, एक weak acid. बेस कितने टाइप के हो सकते हैं अपने पास? Strong and Weak weak. सर एक वीक एसिड हो सकता है या वीक बेस? इसके अलावा कुछ हो सकता है? सर, दिमाग weak- लगाओ जरा। सर weak base नहीं आएगा, weak acid लिखिए। वीक एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग एस, एक मिनट, Strong ये गड़बड़ हो गई मेरे पास। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस हो सकता है। Yes, sir. यस सर। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग बेस और WB वीक बेस। अब मैं यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन के देखना कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझा रहा हूँ कि जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो सकती है वो ऐसे हो सकती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग Strong बेस base. के साथ या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक बेस के साथ, या फिर ऐसे भी तो हो सकती है स्ट्रॉन्ग बेस की स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, या ऐसे भी तो हो सकती है स्ट्रॉन्ग तो- बेस की वीक एसिड के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर कई बच्चों को लगेगा सर बात तो एक ही है, अलग अलग क्या है इसमें, आपने क्या अलग करा? अब इसमें अलग होता है बेटा हमारा कंपाउंड और एडिंग कंपाउंड। ध्यान से समझना। मुझे बताओ, चाय में नमक और नमक में चाय, क्या दोनों का मतलब एक ही है? अलग अलग है। क्या अलग- इसका अलग-अलग एक एग्जांपल different। बढ़िया नहीं बना, एक एग्जांपल सुनो।
तेल में पानी है, पानी में तेल, मतलब सेम है, अलग अलग है? अलग है। अलग अलग है। क्या अलग अलग है, अब वो समझा रहा हूं मैं आपको। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। आपको एक कर्व दिख रही है बेटा? यस सर। यस सर। मैं एक केस समझा रहा हूँ तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। केस नंबर 1 में समझा रहा हूँ। मैंने लिया स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब एक मेरे पास बीकर है, ध्यान से समझना। इस बीकर में क्या प्रेजेंट है? स्ट्रॉन्ग अभी बेस। ग्राफ को भूल जाओ, आप लोग अपने आप ग्राफ बनाओगे, अभी ग्राफ को भूल जाओ, इसको अभी नहीं देखना है, इसको अभी नहीं देखना है, अभी भूल जाओ। स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर मैं आपसे इसका कर्व पूछना चाहूं तो आप मुझे बता सकते हो इसका कर्व आपको कहां मिलेगा? टॉप पे। देखो, आपको इसका कर्व मिलेगा, समझना जरा एक बार ग्राफ। दिस इज न्यूट्रल पॉइंट 7, दिस इज, मान लिया मैंने ये 14 अप टू 14 मान लिया। तो आप अगर इस बीकर ए के अंदर कुछ भी नहीं मिला हुआ तो आप इसका कर्व कहां ड्रॉ करोगे? कितना पीएच आएगा बेटा इसका? सर 14 अप्रोक्स 13 to क्या 14। मैं इसका पीएच ये बोल सकता हूं कहीं ना कहीं कि बेटा इसका जो पीएच आ रहा होगा वो मुझे भी नहीं पता कहाँ आएगा, लेकिन मान लेता हूं कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो कहीं यहां आ रहा होगा आसपास। यस सर। अच्छा, अब जरा दिमाग लगाना, जरा दिमाग से सोचना। इसके अंदर मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये ऊपर से आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको पता है पीएच धीरे धीरे क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। एक पॉइंट आएगा कि पीएच आपका 7 पर पहुंचेगा, भाई न्यूट्रलाइजेशन होगी एक बार तो। यस सर। और फिर एक पॉइंट आएगा जब पीएच बिल्कुल ही डाउन चला जाएगा। बात समझ आई? यानी ये आपको कर्व कुछ ऐसे मिलेगा देखने के लिए। यस सर। अब आ जाओ, अब ग्राफ को देखो भाई, आ जाओ अब देखो ग्राफ को। क्या ये आपको ग्राफ क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। जिसको नहीं हुआ उसके मजे आ गए, क्यों? क्योंकि उसको अगला एग्जांपल, जिसको जिसको समझ आ गया वो भाई भूल जाओ। अब अगले एग्जांपल पे आऊंगा। यस सर। अब अगला एग्जांपल, यस सर। केस बी। सबको पता लग गया होगा किसमें क्या करने वाले हैं हम? स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस। किसका आंसर है ये? रोहित। रोहित, वो लाल बटन दिख रहा है आपको? है रोहित? कौन? दबा दिया? चलो देखो, आओ इधर। इसके अंदर मान लो मैंने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ भाई, कर्व कहां मिलेगी आपको सबसे पहले? 7 से ऊपर या नीचे? नीचे। मान लिया यहाँ मिल रही है भाई मुझे कर्व, यहाँ मिल रही है। अब धीरे धीरे जैसे, अब इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ? स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहा हूँ मैं। तो धीरे धीरे कर्व क्या होगी भाई? ऊपर की तरफ। और एक पॉइंट आएगा जब कहां पहुंचेगी कर्व मेरी? न्यूट्रलाइजेशन पे। अच्छा, एक पॉइंट पर ये पता है आपको पूरा एसिड खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, तो बीकर में किसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है? बेस। एक पॉइंट के बाद आपको ये वाला पीएच मिल जाएगा। जल्दी बताओ, ये वाली समझ आई नहीं आई कर? यस सर। तो आपको ये दो पहले, ये वाला एग्जांपल क्लियर है? पहला वाला। यस। दूसरा क्लियर है? अच्छा यस सर। दूसरा नहीं, दूसरा एग्जांपल हमने कराया ही नहीं है अभी तो। तीसरा करा दिया है हमने पहले ना, यस सर। थर्ड वाला करा दिया। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पर। देखो जरा, क्या मैं केस नंबर सी को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं बेटा? देखना जरा, यही मैं ड्रॉ कर देता हूं। केस नंबर सेकंड का ग्राफ मैं छोटा सा बना के दिखा रहा हूं आपको। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कर्व कहीं नीचे से जाएगी, 7 पर पहुंचेगी, लेकिन इस बार ये 14 को टच नहीं करेगी।
रीजन बता सकते हो क्यों? सर वीक बेस है। क्योंकि वीक बेस है। वीक इस बेस वाले है। का ग्राफ देखो जरा, इस वाले का ग्राफ देखो, स्ट्रॉन्ग बेस है यानी 14 से तो आएगी, कर्व Yes, sir. 14 से तो Yes, sir. आएगी, लेकिन इस बार स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी वो 3 या 4 के बीच में ही कहीं रह जाएगी, 3 से नीचे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वीक Yes, sir. क्या ये दो ग्राफ इन दोनों के भाई नहीं Weak है? देखो acid जरा है। भाई, इन दोनों के भाई तो दिख रहे हैं ये, ए और बी के। Yes. Yes, sir. अरे बोलो यार। Yes, sir. ये था आपका टाइट्रेशन पॉइंट। सर एक सीधा भाई है, एक उल्टा भाई है। हाँ नहीं रोहित, मैं इसलिए बोल रहा था, एक ना वो डायलॉग है कि लाल बटन दिख रहा है, हाँ सर दबा दिया, अरे नहीं दबाना था यार। तो मैं हाँ सर, वो मूवी देखिए सर। वो अमर समझा नहीं, वो ये रोहित समझा नहीं, वो मैं इसलिए बोल रहा था कि समझ आ गया, हाँ सर समझ आ गया, अरे नहीं समझ आना बोलना था यार, एग्जाम्पल भी समझ। धमाल सर, धमाल धमाल धमाल। देखी नहीं ना अभी इसने, धमाल देखी नहीं है, हाँ सर, उसमें था। तो आज ही देखेगा तुम्हें चल। लाल लाल सर, वो बोलता है लाल बटन दिख रहा है। हाँ फिर तो अमर 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 क्लास में फोकस कर ले अमर, यहाँ अब सर सर आदि मानव नहीं है मैं बनना है ना। चलो सर। बेटा ये जल्दी से उतार लो। अच्छा अब मुझे बताओ, टाइट्रेशन आसान है या मुश्किल है? आसान। आसान ही है सर। कर्व आसान है या मुश्किल है? आसान ही सर। पेपर में आए तो कर्व पकड़ लोगे, किसकी आ रही है कर्व ये? Yes, sir. विशाल, ओरिजिन से कभी कोई चीज नहीं बनती, क्या कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका पीएच 0 हो जाए? No, अरे अगर sir. पीएच 0 है इसका मतलब बीकर में कुछ है ही नहीं, और भैया जब है ही नहीं तो बनेगा क्या? कहां से ग्राफ Yes, निकालोगे sir. उसका? कोई डाउट? नो सर। नो सर। No, sir. No, sir. उतारो उसको, फिर आगे चलते हैं। उतार लिया सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाऊं मैं। यस सर। ये उतार लिया बेटा दोनों केसेस। यस Yes, सर। sir. चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर। आप देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपके सामने। बेटा ये माइक ऑफ करो। नितिन अपना माइक बंद कर ले भाई। कह रहा है कि आपको आंसर बताना है। अरे बिल्कुल सही है यार, एंजल बिल्कुल करेक्ट, लावण्या बिल्कुल करेक्ट, हाँ सूजल 7 करोड़ बिल्कुल, आदर्श बिल्कुल सही है, सही, गुड गुड गुड। तो इसका राइट आंसर आ गया अपना। एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? No, sir. तो बहुत इजी है, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है इसका। तो इसका आंसर अपन मार्क कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन। दोनों जेई 2023 2024 के 2 क्वेश्चन है। अच्छा आप लोग अच्छा एक बात बताओ, मुझे ऑनेस्टली आंसर देना। एक मुझे आंसर ऑनेस्टली दो जरा, क्या आप लोगों को लग रहा है जेई मुश्किल है? No, sir. No, sir. मतलब क्वेश्चंस का लेवल देखकर? नहीं सर, क्वेश्चन का लेवल देख के नहीं सर, जो टेस्ट में आते हैं ना उसमें 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं सर, थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है यार, 1-2 क्वेश्चन तो देखो मैंने पहले भी बताया था अमर, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है यार कि उसमें अपन कुछ कर सके। सर 1-2 क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आती है, पर हो जाते हैं ठीक ठाक। चलो बहुत बढ़िया। सर क्वेश्चन नंबर 21 की ए ऑप्शन। बेटा एक बार दोनों क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। चलो क्या कह रहा है कि आयरन 3 कैटलाइज द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड पर सल्फेट आयन इन विच?
चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। Fe3 ऑक्सीडाइज द आयोडाइड आयन, ये तो सही है, Fe3+2 में जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। Fe3 ऑक्सीडाइज द पर सल्फेट आयन, ये गलत है बेटा, पर सल्फेट आयन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता Fe। पर सल्फेट आयन पता है आपको क्या होते हैं? पर सल्फेट आयन नहीं, ये नहीं पता होगा तो ये देख लो बेटा एक बार। पर सल्फेट आयन जो होता है वो होता है हमारा S2O8 2 नेगेटिव। तो यहाँ ये +6 में होता है और जब इसकी कन्वर्जन करते हैं ना तो ये बनाता है SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ भी ये +6 में आ रहा है। तो Fe+3 जो है वो पर सल्फेट आयन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नहीं आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? iO3 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव राइज टू I2 प्लस H2। और आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर। बहुत इजी क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन इज वेरी इजी। अच्छा एक मिनट सुजल एक बार अनम्यूट करोगे क्या? इसमें पैटर्न लगा रहे हो, कुछ आइडिया बता सकते हो? देखो सिंपल बैलेंसिंग लगा देते हैं। प्रोडक्ट में कितने आयोडीन है? प्रोडक्ट में कितने आयोडीन है? 12। अच्छा रिएक्टेंट में अपने को 2 तो दे ही रखे हैं, और कितने आने चाहिए? 10 आने चाहिए। तो इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ तो हमें इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? यस सर। अरे बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अरे आगे sir. Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट है तो बड़ा डिस्कस कर लो। नो सर। नो नो सर। चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा, कुछ और क्वेश्चंस की। अब अपन मैं सोच रहा हूँ एक बार ना मिक्स क्वेश्चन कर लें इसके प्रैक्टिस एक बार। Yes, sir. चलिए तो आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं आप लोगों को। No, sir. बेटा आज क्या पढ़ा हम लोगों ने? क्या पढ़ा आज हम लोगों ने? आज हमने पढ़ा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल्स टू Gram equivalent of B. उसके बाद हमने नॉर्मेलिटी पढ़ी बेटा। यस सर। उसके बाद हमने टाइट्रेशन कर्व देखे, Titration curve. और फिर लास्ट में हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। तो आज की क्लास में हमने ये सब किया। ये कुछ मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क असाइन कर दिया है बेटा, ये एक बार जरूर देख लीजिएगा। कुछ होमवर्क्स है आप लोगों के लिए, एक बार ट्राई करना है इन क्वेश्चंस को। जो हो जाते हैं अच्छी बात है, जो नहीं होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास के लिए यहीं पर ही स्टॉप करते हैं क्लास को। बाकी you, के sir. जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस करूंगा। अब टॉपिक इसमें कुछ बचा नहीं है बेटा, सिर्फ प्रैक्टिस सेशन बचा हुआ है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। क्लियर? Yes. आई होप मजा आया सबको क्लास में। यस सर। लंबा बाय। थैंक यू सर। Yes, sir. थैंक यू Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर। एटॉमिक वेट, थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन। एटॉमिक वेट बेटा लर्न करने पड़ते हैं हमें। थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट डे बेटा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। जी अमर सर डॉक्टर। अभी कल इसकी प्रैक्टिस करवा देना पूरी, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन चला दोगे, पढ़ा दोगे हमें? हाँ बिल्कुल कर लेंगे अमर। ठीक है, क्योंकि सर मैं पूछा था इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोकार्बन। रोहित दो समझ नहीं आ रहा है बेटा मुझे। सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के वो न्यूट्रल क्यों नहीं हुआ उसका ग्राफ? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो ग्राफ होता है बेटा वो जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी डाउनवर्ड पीक से स्टार्ट होगा।
यस सर। स्ट्रॉन्ग बेस है यानी वो तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर देगा। हाँ सर वही बोल रहा था, वो न्यूट्रल नहीं होगा, मतलब वो ऊपर को या तो वैल्यू बढ़ेगी या तो डिक्रीज होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा बेटा। ये जो ग्राफ था ये हमारा आइदर स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और एक कंपाउंड Sir. वीक होना चाहिए। सर एक डाउट था वेस्पर थ्योरी से। यस यस एकम। सर XeFO4 का कैसे होगा स्ट्रक्चर? XeFO FO4 XeFO XeF4 हाँ Xe 8 हो गया तो फॉर्मूला लगा दो V+M - C+ है ओके सर। और XeFO 2 नेगेटिव होगा बेटा। रोहित वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, एक चीज वीक होनी चाहिए बेटा उसमें ना। सर एक रोहित नहीं समझ आ रहा है, एक बार दोबारा बोलो। सर वो होना चाहिए कंपाउंड। आपको एक कंपाउंड वीक प्रेजेंट होना चाहिए। चलिए तो बाकी के इसके डाउट्स लूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।